हेलो फ्रेंड्स, मैं विनीत तिवारी और आज की इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में मैं बात करूंगा। उच्च शिक्षा में करियर बना चुके और बनाने वाले या भविष्य में जिनकी इच्छा है कि मुझे करियर बनाना है, उन सब के लिए यह टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, मैं आज रिसर्च पेपर के बारे में शुरू से लेकर लास्ट तक बात करूंगा। रिसर्च पेपर्स पहले कैसे होते थे, बाद में उसमें क्या परिवर्तन हुआ, पहले क्या उनकी प्रासंगिकता थी, अब क्या प्रासंगिकता है, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यह भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पेपर कहाँ पब्लिश करवाना चाहिए, पेपर लिखने का तरीका क्या है। आप पेपर लिखने में, पब्लिश करवाने में धोखे से बचिए। पैसा देके जो आप पेपर पब्लिश करवाते हैं उसमें क्या क्या चीज़ों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। मुझे रिसर्च पेपर के फील्ड का लगभग 10-12 साल का एक्सपीरियंस है, उसके बेस पे मैं आप लोगों को चीज़ें बताऊंगा, क्योंकि 10-12 साल से मैंने इस फील्ड में सब चीज़ें देखी हुई हैं। आपको एकदम सटीक और सुंदर और बढ़िया जानकारी मैं दूंगा, जिसकी वजह से आप लोगों को उसमें फायदा होगा। पहले 2010 के रेगुलेशन में क्या चीज़ें थी, 2018 में क्या है, दोनों की कंपैरेटिव स्टडी में आपको करवाऊंगा। साथ ही क्लोन जर्नल्स के बारे में बताऊंगा, जिसकी वजह से आप धोखा से बच सकें। यूजीसी लिस्टेड जर्नल्स क्या है, यूजीसी केयर लिस्टेड जर्नल्स क्या है, रेफरेंस जर्नल्स क्या है, पीयर रिव्यूड जर्नल्स क्या होते हैं। ये जो जितने तरीके के कॉन्सेप्ट रिसर्च पेपर के संदर्भ में चलते हैं, आपने सुने होंगे, उन सभी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। जो असिस्टेंट प्रोफेसर सेलेक्ट हो चुके हैं उनके बारे में बात करूंगा कि उन्हें कहाँ पेपर पब्लिश करना चाहिए और किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जो लोग पीएचडी सबमिट करने वाले हैं, पीएचडी के लिए पेपर चाहिए तो उन्हें क्या ध्यान रखना चाहिए, मैं उसकी भी बात करूंगा। तो इन सभी प्रश्नों के बारे में मैं बात करूंगा। इसके साथ ही साथ मैं इस बारे में भी इस वीडियो में बात करूंगा कि आप लोगों को क्या बातें कंपैरेटिव स्टडी के रूप में ध्यान में रखना चाहिए ताकि आपका पैसा वेस्ट ना हो। निश्चित तौर पर आप उच्च शिक्षा में अगर जाना चाहते हैं, हायर एजुकेशन में अगर आप जाना चाहते हैं, तो रिसर्च पेपर और रिसर्च एक ऐसा पॉइंट है कि आप उच्च शिक्षा में एकेडमिक में टीचिंग के अलावा रिसर्च के भी काम आपको करने होते हैं। यह यूजीसी के मानक हैं, अतः रिसर्च और रिसर्च पेपर से आप नहीं बच सकते हैं। इसलिए इसकी जानकारी आपको उच्च शिक्षा में अगर आप करियर बनाना चाहते हैं तो अति आवश्यक है, आपको जानना चाहिए। तो वीडियो शुरू करने के पहले सबसे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग नए हैं अगर चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप लोग पुराने व्यूअर्स हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये होता है कि रिसर्च पेपर होता क्या है। इसके बारे में सब कोई जानते हैं, इसके बारे में ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। जो लोग पीजी करते हैं, डिजर्टेशन वगैरह करते हैं, आगे जिनको पीएचडी करना है वो लोग रिसर्च पढ़ते हैं थोड़ा बहुत। पीजी में रिसर्च आज वर्तमान में पढ़ाई जाती है, अब तो यूजी में ही नई शिक्षा नीति में डाल दिया गया है। तो रिसर्च की चीज़ें थोड़ा बहुत जानते हैं, रिसर्च पेपर के बारे में अच्छे से जानते हैं। इसमें दो चीज़ें होती हैं, जब आप डेटा के आधार पर करते हैं चीज़ें तो दूसरे तरीके के पेपर बनता है, और जब आप किसी विचारधारा को लेकर कोई बात अपनी रखते हैं, अपनी विचारधारा या किसी विचारधारा से प्रेरित होकर आप अपने आधार पर चीज़ें लिखते हैं, तो दूसरे तरीके का रिसर्च पेपर बनता है। इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोग अपने अपने विषय के हिसाब से जानते हैं कि रिसर्च पेपर का क्या कैसा स्वरूप होता है। मुख्य बात हम बात करते हैं तो थोड़ा सा हम 2010 और 18 के रेगुलेशन को रिसर्च पेपर के बेस पे कंपेयर करेंगे। उसके बाद हम क्लोन जनरल और केयर लिस्टेड के बारे में बात करेंगे। यूजीसी ने 2010 का जो रेगुलेशन लाया था उसमें एपीआई का बहुत बड़ा महत्व था। जो एपीआई था उसने रिसर्च और रिसर्च पेपर्स को इतना ज़्यादा कहते हैं ना, इतना ज़्यादा एक्सीलरेट कर दिया कि लोग उस समय पे जो प्रमोशन होता था यूजीसी रेगुलेशन 2010 के हिसाब से, वो पूरी तरीके से रिसर्च पेपर बेस्ड, बुक चैप्टर बेस्ड, बुक पर आधारित था। इसलिए इतना ज़्यादा एपीआई का डिमांड हो गया, रिसर्च को बढ़ाने के चक्कर में यूजीसी ने इतना एक जिसको कहते हैं प्लान्ड चीज़ें ना करके एपीआई को महत्व दे दिया। तो इतना ज़्यादा प्राइवेट जर्नल्स, प्राइवेट पब्लिशर्स इतना ज़्यादा उभर के आए कि पैसे के बेस पे एक रिसर्च पेपर्स प्रोड्यूस करने की फैक्ट्री तैयार हो गई पूरे देश में। ऐसी यह स्थिति 2011-12 की है। 2010 में रेगुलेशन आया, 11 से ये चीज़ें उठनी शुरू हुई, और उसके बाद ये 2011, 12, 13, 14, 15 तक इतना भयानक तरीके से रिसर्च पेपर की इंडस्ट्री तैयार हुई कि आप लोग समझ नहीं सकते हैं। उस समय की बात है जब 10 ISSN नंबर में पेपर पब्लिश होने का 10 नंबर, रेफरेड होने का 15 नंबर, इस तरीके से एपीआई का अपना एक महत्व था। उसके बाद बुक चैप्टर, बुक, इन सब चीज़ों का भी अपना महत्व था। होना यह लगा कि रिसर्च के जो जनरल्स थे उन्होंने क्या किया कि पैसे के बेस पे 2000, 1000, 1500 रुपए पर पेपर पब्लिश करना स्टार्ट किया, और
इसके बाद क्या हुआ, उसमें क्वालिटी बिल्कुल भी नहीं देखी जाती थी कि उसमें क्वालिटी है या नहीं है। सिर्फ पैसे के बेस पे पेपर पब्लिश होना शुरू हुआ। और जिस स्क्रूटनी कमेटी के सामने उन पेपर्स को रखा जाता था, वो स्क्रूटनी कमेटी भी, चूंकि उनका कोई मतलब नहीं है, आपने पेपर ISSN में कर लिया है, आपके पास पेपर है, बस इतना देखते थे कि पेपर आपके पास है, बाकी काम होती है प्रकाशक की। जिस तरीके से आप डिग्री कर लिए हैं मान लीजिए कोई, तो यह यूनिवर्सिटी का काम है कि उसने आपको किस तरीके से पढ़ाया है, क्या किया है। अगर आपका 80% है तो उतना ही देखा जाता है अगर आप कहीं पर सिलेक्शन लेने जाते हैं तो। हाँ, आपके विषय का कोई मिल जाता था तो उसने देख के पेपर आपका स्टैंडर्ड का पता लगा लेता था कि यह कॉपी पेस्टेड है या आपके मेहनत से है। मुख्य बात यहाँ पे यही है। यह जब यूजीसी के पास रिपोर्ट जानी स्टार्ट हुई कि इस तरीके की चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में पैसा के बेस पे, यूजीसी का उद्देश्य यह था कि रिसर्च को बढ़ावा देना है, लोग क्रिएटिव आइडियाज़ के साथ कंस्ट्रक्टिव वर्क करेंगे, लेकिन कंस्ट्रक्टिव वर्क न होकर यह पूरी तरीके से निगेटिविटी या कॉपी पेस्टेड मटेरियल प्रोड्यूस होने लगा मार्केट में। और यूजीसी ने ऑनलाइन चीज़ें बढ़ने की वजह से इसको ट्रेस किया और इसके ऊपर स्टॉपेज लगा दिया। फैकल्टी होती थी, उसे जरूरत थी किसकी, प्रमोशन की। तो इस प्रमोशन के लिए क्या करते थे लोग, 1000-2000 रुपए देके आराम से पेपर पब्लिश कराया करते थे। तो एक बहुत ही भयानक कंपटीशन पैसा कमाने के लिए लगा हुआ था। तो वहां पे एक बात यह निकल के आई, यूजीसी ने कहा कि इसे हमें कंट्रोल करना है। यूजीसी ने उसके बाद क्या किया, 2016-17 की बात है, यूजीसी ने एक यूजीसी लिस्टेड जर्नल्स निकाले। यूजीसी लिस्टेड जर्नल्स की प्रक्रिया में यूजीसी ने क्या किया कि यूजीसी ने बड़े बड़े जो नामी गिरामी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे बीएचयू हो गई, डीयू हो गई, इस तरीके के सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, कुछ बड़ी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको एक पोर्टल दिया। उनको यह पोर्टल दिया कि आप क्वालिटेटिव जर्नल्स को रिकमेंड करिए कि कौन कौन से आपकी नज़र में, भाई एकेडमिशियन जो हैं, बड़े बड़े प्रोफेसर्स हैं, उनकी नज़र में कौन कौन से जर्नल्स बेस्ट हैं, अच्छा क्वालिटेटिव वर्क कर रहे हैं, उन्हें आप रिकमेंड करने के लिए कह दिया कि आप भैया उस पोर्टल से रिकमेंड करिए, उसको हम देखेंगे और उसको हम यूजीसी लिस्ट में डाल देंगे। ऐसी स्थिति हो गई। अब सब कहीं न कहीं से कनेक्टेड थे। जैसे मान लीजिए कोई जनरल है तो उसमें प्रोफेसर जो है उनके कांटेक्ट में, क्योंकि प्रोफेसर्स को उनकी जरूरत हुई है, तो प्रोफेसर से कह के उन्होंने क्या किया, अपने जनरल्स को रिकमेंड करा लिया। जब यूजीसी लिस्टेड जनरल्स की लिस्ट आई तो उसमें 50-60 हजार जनरल्स देश भर के निकल के आए। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि सबने रिकमेंड कर दिया। एक दो चार जनरल्स जिनका लिंक नहीं था प्रोफेसर के साथ, वहां पर वो लोग पीछे रह गए, लेकिन जिनका थोड़ा सा भी था उन्होंने कहा भैया मेरा जनरल रिकमेंड कर दो। प्रोफेसर साहब लोगों ने रिकमेंड कर दिया। जो लिस्ट आई तो देखने को मिला कि अरे 50-60 हजार जनरल्स तब अब भी बचे हुए हैं। हालांकि उसके बाद फिर से एक छन्नी लगाई गई यूजीसी के द्वारा। यूजीसी ने एक नोटिस जारी की। नोटिस जारी करके यूजीसी ने ये पूछा कि जो क्वालिटेटिव जर्नल्स पब्लिक डोमेन में है और लगता है कि यह काम अच्छा नहीं कर रहे हैं, जो भी जर्नल्स हैं काम नहीं कर रहे हैं, उनके बारे में फीडबैक दो। ऐसे करके यूजीसी ने रिवाइज करके एक लिस्टेड जर्नल्स की लिस्ट दी, जिसमें कुछ कम करके 35-40 हजार जर्नल्स बचे। लेकिन फिर भी यूजीसी के लोग जो थे वहां पे जो कर रहे होंगे काम, वो सेटिस्फाइड नहीं थे। अपने डिससेटिस्फेक्शन की वजह से ही उन्होंने यूजीसी लिस्टेड को, पहले क्या था, प्राइवेट जर्नल्स थे जो रेफरेड पीयर रिव्यूड थे, उनसे उन्होंने यूजीसी लिस्टेड कराया, यूजीसी ने यूजीसी लिस्टेड बनाया। उसके बाद यूजीसी लिस्टेड से भी सेटिस्फेक्शन ना होने की वजह से, बहुत ज्यादा प्राइवेट जर्नल्स उसमें इंक्लूड हो जाने की वजह से क्या हुआ कि यूजीसी ने केयर का कॉन्सेप्ट लिया। यूजीसी केयर के कॉन्सेप्ट की साइड बढ़ गई, बहुत ज्यादा इसके ऊपर काम हुआ। उसके बाद मार्च अप्रैल की बात है 2019 की, 2019 में यूजीसी केयर के कॉन्सेप्ट को लॉन्च किया और पुणे की यूनिवर्सिटी है, सावित्रीबाई फूले करके कुछ नाम है उसका, उसको यह पूरा काम दिया गया कि आपको अब बहुत ही क्वालिटेटिव जर्नल्स दिए जाएंगे। जो एक क्राइटेरिया बनाई गई, एक प्रॉपर वेबसाइट बनाई गई कि जो लोग उसमें सबमिट करेंगे फॉर्म, उनका ऑथेंटिकेशन किया जाएगा, उसका एक प्रॉपर जिसको कहते हैं स्क्रूटनी की जाएगी। स्क्रूटनी करने के लिए एक पैमाने बनाए गए, उन मानक बनाए गए, नॉर्म्स बनाए गए। उन मानकों के आधार पर ही जो जनरल्स उसमें फिट बैठेंगे उन्हीं को पास किया जाएगा। उसके बाद यूजीसी केयर की पब्लिश किया गया लिस्ट, बहुत कम जनरल जो यूजीसी लिस्टेड में जहां संख्या 60-70 हजार की हुआ करती थी, रिवाइज करने के बाद जो 35,000-40 हजार जनरल्स बचे थे, बाद में वो हजारों की संख्या में, 10,000 छोड़ दीजिए, हजारों की संख्या में जनरल्स बचे। और बहुत ही ज़्यादा फेमस जनरल्स जो बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के पास होते हैं, जैसे एक जनरल्स बीएचयू का बचा, एक जनरल्स डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर का बचा, एक जनरल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का बचा। तो इस तरीके से एक एक जनरल जो प्रतिष्ठित
गवर्नमेंट संस्थानों के पास जर्नल्स हैं जहाँ पे पैसे नहीं लगते हैं, सिर्फ क्वालिटी के बेस पे पब्लिश होते हैं पेपर्स, वहाँ के जर्नल्स यूजीसी केयर लिस्टेड में बचे। उसमें 2 क्राइटेरिया बनाई गई, जिसमें एक स्कोपस इंडेक्स जर्नल्स की लिस्ट है, उसमें ABC करके जर्नल्स की लिस्ट है। आप लोग उसमें जाके केयर में अपनी आईडी बना के उसके बारे में पढ़ सकते हैं अच्छे से कि कौन कौन से जर्नल्स का क्या है मतलब। तो बड़े बड़े जर्नल्स को उसमें रखा गया। साथ ही स्कोपस जो ग्लोबली इंडेक्स जर्नल्स हैं, जो ग्लोबली क्वालिटी के लिए जाने जाते हैं, एक तो श्रेणी में उनको रखा गया, दूसरा भारत के जो प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय हैं उनको उस श्रेणी में रखा गया, उसी में पेपर पब्लिश करने की बात कही गई। उसके बाद यूजीसी ने एक लेटर जारी किया। उस लेटर में यूजीसी ने बताया कि अब प्रमोशन और डिग्री अवार्ड के लिए, डिग्री अवार्ड का मतलब है पीएचडी, प्रमोशन करने के लिए और डिग्री अवार्ड अर्थात पीएचडी करने के लिए यूजीसी केयर लिस्टेड ही मान्य होगा। और जितने भी स्क्रूटनी या स्क्रीनिंग कमेटी बनेंगी इन चीज को करने के लिए, जहां पे एपीआई का महत्व है, रिसर्च पेपर का मैटर दिया जाएगा, उनको रिकमेंड किया गया कि आप लोग सिर्फ केयर लिस्टेड जर्नल्स को ही प्रधानता दीजिए, बाकी किसी भी जर्नल को प्रधानता आप मत दीजिए, बाकी जर्नल्स नहीं मान्य होंगे। इतना करके यूजीसी ने इस काम को बंद कर दिया। अब उस लिस्ट जर्नल्स की लिस्ट है, आप लोग केयर में जाकर उसको लॉग इन करके देख सकते हैं। अब आपके प्रश्नों की हम बात करते हैं कि आपके जो मेन प्रश्न है हम उसकी बात करते हैं। सबसे पहली बात यहां पर यह उठती है कि केयर, बहुत से लोग प्रश्न ये करते हैं कि केयर में मुझे पेपर पब्लिश करना है, कैसे और कहां करें। तो आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि केयर लिस्टेड जर्नल्स में पेपर पब्लिश करना बहुत कठिन है। कारण यह है कि जर्नल्स की संख्या कम है, बड़े बड़े प्रतिष्ठित संस्थानों के पास वो जर्नल्स हैं, उसमें बहुत ही प्रतिष्ठित और अच्छे लोगों के लेख छपते हैं। सामान्य आदमी अगर आप हैं, बहुत क्वालिटी से लिख के भेजते भी हैं, अगर उनको आपका लिखा हुआ पसंद भी आता है तो उसमें वक्त बहुत ज़्यादा लगता है। और नॉर्मली हम लोग तब चीज़ें कोशिश करते हैं करनी जब हमारा काम होता है। मुझे अगले महीने पीएचडी सबमिट करना है, तब हमें इस महीने याद आएगा कि अरे पेपर पब्लिश करना है। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पे टाइम बहुत लगता है, कम्युनिकेशन के साधन नहीं होते हैं, आप फोन करते हैं कोई उठाता नहीं, आपका पेपर आपने भेज भी दिया, स्क्रूटनी से क्या रिजल्ट आया, पेपर जो है एक्सेप्ट हुआ कि नहीं हुआ, इन सब चीज़ों की जानकारी नहीं मिलती है, क्योंकि वहाँ पे पैसा वगैरह नहीं लिया जाता है, इसलिए कोई असिस्टेंट रहता नहीं है। प्राइवेट में क्या होता था, आप तुरंत फोन घुमाइए, पैसा दे रहे हैं तो तुरंत काम होता था, तुरंत रिप्लाई आता था, तुरंत एक्सेप्टेंस होती थी, तुरंत पब्लिकेशन होता था। लेकिन वहां पे ऐसी चीजें नहीं होती हैं। ऐसी स्थिति में केयर में पेपर पब्लिश कराना बहुत कठिन काम है, क्योंकि जर्नल्स की लिमिटेड संख्या है और कम्युनिकेशन का वेस्ट नहीं, आपको पता ही नहीं होता है कि जो पेपर आपने कम्युनिकेट किया था, कितना भी अच्छा आपने लिखा था, उसके साथ क्या हुआ। तो यह दिक्कत लोगों को आती है। अब प्रश्न उठता है कि आखिर केयर में पेपर पब्लिश नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि केयर में दिक्कत हो रही है पेपर पब्लिश कराने में, तो हम क्या करें। तो आपकी जानकारी के लिए एक चीज बता देते हैं कि वर्तमान में डिग्री अवार्ड के लिए, प्रमोशन की बात मैं नहीं कर रहा हूं, डिग्री अवार्ड अर्थात पीएचडी की जो डिग्री है उसमें जो रिसर्च पेपर वर्तमान में 2010 के रेगुलेशंस के बाद से जो चल रहा है कि पीएचडी में 2 पेपर चाहिए, 2018 के रेगुलेशन में भी पेपर, जो पुराना ऑर्डिनेंस विश्वविद्यालयों का है, वहां पे 1 पेपर 2 पेपर आपको डिग्री अवार्ड के लिए पीएचडी के लिए चाहिए होती है। वहां पे आज भी रेफरेड और पीयर रिव्यूड जर्नल्स को यूनिवर्सिटी वाले ले रहे हैं। आप वहां पे जाके देखिए, अपना एक कल्चर होता है, उनका वही पुराना ऑर्डिनेंस चल रहा है, तो उन्होंने उसमें केयर को अभी अपडेट नहीं किया है। हालांकि यूजीसी कहती है कि मैंने कोई चीज़ टाइम टू टाइम अमेंडमेंट हुआ है तो उसको एक्सेप्ट करें, लेकिन यूनिवर्सिटियों को उस चीज़ को लेने में थोड़ा सा टाइम लगता है। कब इसको पूरी तरीके से एडाप्ट यूनिवर्सिटी वाले करेंगे यह बात का विषय है, लेकिन फिलहाल ज़्यादातर 90% यूनिवर्सिटी जो हैं वो पीयर रिव्यूड जर्नल्स को, इसके पेपर्स को एक्सेप्ट कर रही हैं। तो अगर यूनिवर्सिटी आपकी एक्सेप्ट कर रही है तो आप वहां पता करके और उस काम को अच्छे से कर सकते हैं, पेपर पब्लिश कर सकते हैं, रेफरेड में, पीयर रिव्यूड में कर सकते हैं, और उसके बाद आपका काम हो जाएगा। अब दूसरा प्रश्न यह उठता है कि हम पेपर कैसे लिखें। पेपर लिखने का बेस्ट तरीका आपको बताते हैं कि आप जिस भी विषय के हैं, अपने विषय का 2-4 रिसर्च पेपर आप डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपको रिसर्च पेपर डाउनलोड करने नहीं मिल रहा है तो आप शोध गंगा में आज जाके, शोध गंगा में रिसर्च पेपर आपका रहता है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। नॉर्मली गूगल पे आप डाल देंगे कि मुझे इस टॉपिक पे, जिस टॉपिक पे आप सोचते हैं, जिस विषय पे, उसके रिसर्च पेपर पीडीएफ में डाल के सर्च कर लेंगे। 3-4 रिसर्च पेपर, क्योंकि 1-2 अगर आप देखेंगे तो हो सकता है उसमें क्वालिटी ना हो, 4-5 डाउनलोड करिए, उनका पैटर्न देखिए, उसी पैटर्न पे आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएगी, कैसे क्या लिखना है, कैसे उसको टॉपिक फॉर्मेशन करना है, कैसे एब्स्ट्रैक्ट लिखना है, कैसे बॉडी बनानी है, कैसे रेफरेंस लिखना है, बहुत सारी चीजें उसमें से आप देख लेंगे। तो इसके लिए आप 4-6 जिसको कहते हैं कि रिव्यू करिए बहुत सारे रिसर्च पेपर्स का, अपने आप सीख जाएंगे कि रिसर्च पेपर लिखा कैसे जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि प्रश्न यह उठता है कि हम
क्या हमें पैसा देकर रिसर्च पेपर पब्लिश कराना चाहिए? पैसा देकर रिसर्च पेपर बिल्कुल पब्लिश नहीं कराना चाहिए। आप ढूंढिए ऐसे रिसर्च जर्नल्स जो कम पैसे में पब्लिश हो जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा। आपको बता रहे हैं हम कि 700-800 से 1000 रुपये तक अगर कहीं जर्नल इतनी कास्ट लग जाती है, क्योंकि भाई कोई प्रिंट दे रहा है तो उसमें उसका कुछ चार्ज लगता है, कोई व्यक्ति ऑनलाइन जर्नल चला रहा है तो उसमें उसका डोमेन चार्ज वगैरह लगता है और जाके एडिटिंग फॉर्मेटिंग में कुछ चार्ज लगता है। तो इतना एक जेन्यून है। तो जहां भी रेफरेड या पीयर रिव्यूड जर्नल्स में अगर आप पेपर पब्लिश करवा रहे हैं तो आप एक चीज ध्यान दे सकते हैं कि इतना रीजनेबल चार्ज है, इतना दे सकते हैं। लेकिन कोई 1500-2000 रुपए आपके पेपर के अगर मांग रहा है, बिल्कुल रीजनेबल नहीं है, आपको नहीं देना चाहिए। आप जर्नल सर्च करिए, आपको अंडर 1000 आप रुपीज आपको मिल जाएंगे अच्छे जर्नल जिसमें आप पेपर पब्लिश करा सकते हैं। काम वही करते हैं, चाहे प्रिंटेड आप कराइए, चाहे ऑनलाइन जर्नल में पेपर पब्लिश कराइए, चाहे आप 1500 का देके कराइए। ISSN है, ISSN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर। अगर आपका सीरियल रजिस्टर है, आपको पता है कि हाँ इसका ISSN है, उसमें आप कराएंगे उतना ही काम करेगा, पीयर रिव्यूड है तो। अगर केयर नहीं है, केयर में आप जाएंगे तो आप अलग बात है, लेकिन ये सब पेपर एक ही तरीके से काम करते हैं। कुछ लोग इंपैक्ट फैक्टर को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, उनका इंपैक्ट फैक्टर देखते हैं वेबसाइट पर लोग लिखे रहते हैं मेरा इंपैक्ट फैक्टर 10 है। ये कोई इंपैक्ट फैक्टर नहीं। UGC ने एक कोई इंपैक्ट फैक्टर, उसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, उसी इंपैक्ट फैक्टर को जो API में दिया होता है कि अगर इंपैक्ट फैक्टर इतना है तो अतिरिक्त जो अंक मिलेंगे। एक इंपैक्ट फैक्टर कोई है, मुझे अब इसका नाम नहीं याद आ रहा है, उसको मैं कमेंट बॉक्स में आपको बता दूंगा या डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि वो इंपैक्ट फैक्टर है। सिर्फ उसी इंपैक्ट फैक्टर को अगर जनरल की वेबसाइट पे आप देखते हैं कि वो वाला इंपैक्ट फैक्टर है अगर है तो वह UGC से मान्य इंपैक्ट फैक्टर है, और वही इंपैक्ट फैक्टर अगर आपका है उस जनरल का, तभी आपको अतिरिक्त अंक प्राप्त होते हैं API के रूप में। कुछ लोग को पता नहीं कहां कहां से ग्लोबल इंपैक्ट फैक्टर, तो ये इंपैक्ट फैक्टर तो वो इंपैक्ट फैक्टर लाके लिखे हुए होते हैं, उसका कोई मतलब नहीं होता है। वह सूडो इंपैक्ट फैक्टर होता है, फेक इंपैक्ट फैक्टर होता है, उसका कोई मतलब नहीं होता है। कहते हैं वो दिखता है बिकता है वाली स्थिति में दिखाने के लिए इंपैक्ट फैक्टर्स होते हैं। उन सबके भ्रम में आप लोगों को बिल्कुल नहीं आना चाहिए। मैं एकदम सही बात बता रहा हूं, कोई मतलब नहीं होता है उनका। वो कौन सा इंपैक्ट फैक्टर है जो आपके काम का है उसको मैं बता दूंगा। अगर वो कहीं पे दिख रहा है तो उस जर्नल में आप पेपर पब्लिश करा सकते हैं, वो आप काम का है, क्योंकि UGC उसी इंपैक्ट फैक्टर बस को मानती है। बाकी सारे जर्नल्स जो रेफरेड और पीयर रिव्यूड होते हैं एक ही जैसा काम करते हैं। ISSN है, आपको उतना नंबर मिलेगा बस, बाकी उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये है कि कुछ ऐसे केस सामने आए UGC के जिसमें क्लोन जर्नल वाली बात चलती है। क्लोन जर्नल क्या होते हैं? क्लोन का आपको पता है, उस जर्नल का वैसे ही जर्नल लोगों ने क्या किया, जो केयर में जर्नल्स थे, ID बनाई, केयर में देख लिया कि भाई कोई एक, मान लीजिए मैंने कहा कि अधिगम एक जर्नल है, केयर में है, मैंने कहा अधिगम कोई जर्नल है और प्रिंटेड है, उसकी वेबसाइट वगैरह नहीं बनी हुई है, बहुत पुराना जर्नल है, और उसको क्या किया, देख लिया कि यह है। उन्होंने क्या किया, अधिगम का एक क्लोन वेबसाइट बना ली। लोग सर्च करते हैं, जैसे भाई केयर में देखा अधिगम ISSN, ये अधिगम ISSN डाल के गूगल पे सर्च किया। अब वेबसाइट उसकी नहीं थी, मेन जर्नल की कोई वेबसाइट नहीं है, लेकिन जो फेक जर्नल्स बनाई, मान लीजिए मैंने बना लिया, मैंने क्या अधिगम की उसी ISSN की एक बना लिया, कॉन्टेक्ट नंबर डाल दिया, लोग मेरे को कॉन्टेक्ट करेंगे, वहां तक पहुंच ही नहीं रहे हैं जो मेन जर्नल है। मैंने उसी हिसाब की चीजें बना के मैंने बात किया, मैंने कहा आपका पेपर पब्लिश हो जाएगा, अब पैसा आप भेज दिए, मैंने उसको पब्लिश कर दिया वेबसाइट पे, मैंने कहा ये लीजिए। और बाद में फिर जब कहीं जब फंस गई चीज़ कि भाई मेन में तो पब्लिश ही नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में आप फंस जाते हैं, तो आपका पैसा भी चला जाता है। कहाँ आप 2000-1000 रुपए के लिए लड़ने जाएंगे किसी से, आप सोचते हैं जाने दो, बेवकूफ़ बन गए तो बन गए। तो ऐसी स्थिति में क्लोन जर्नल्स भी चल रहे हैं जिनका आपको पढ़े लिखे व्यक्ति के रूप में वेरीफाई करना चाहिए, तो क्लोन जर्नल में आपको नहीं फंसना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं प्रमोशन के बारे में कि प्रमोशन में अगर केयर लिस्टेड नहीं जनरल है तो क्या प्रमोशन होगा कि नहीं होगा। कोशिश करिए, UGC नहीं मानती है। UGC का जो लेटर है, आप जाके केयर की वेबसाइट पे देखेंगे, उसमें 2-3 लेटर आपको देखने को मिलेंगे जिसमें साफ UGC ने कर दिया है कि आज से सिर्फ केयर ही प्रमोशन और डिग्री अवार्ड में मान्य है। कोई मान रहा है बात अलग है, UGC उसको अलाउ नहीं करती है। फिर भी हर जगह ऐसा है कि हर स्टेट की अपने कुछ नियम कानून होते हैं, उसमें UGC उसको क्या कहते हैं कि अलाउ भी करी हुई है कि आप अपने यहाँ थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज करके रख सकते हैं। प्रश्न यह है कि क्या प्रमोशन में केयर लिस्टेड जनरल नहीं है तो क्या नहीं होगा प्रमोशन। कोशिश करिए कि केयर लिस्टेड जनरल में एक पेपर आप एटलीस्ट एक पेपर आप पब्लिश कर लीजिएगा, आपका प्रमोशन आगे आने वाले टाइम में होने वाला है। लेकिन फिर भी अगर आपका पेपर नहीं हो पाता है किसी कारण से, तो आप किसी रेफरेड या पीयर रिपोर्ट जनरल में एक पेपर आप कर लीजिए अगर आपका केयर में नहीं होता है। सिर्फ
एक पेपर, और बहुत ज़्यादा पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। आप 1000 के अंदर कहीं पे हो रहा है तो उसको आप कर सकते हैं। तो इतना करके एक पेपर रख लीजिए, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश करिए क्लियर में हो जाए, नहीं हो रहा है तो एक पेपर आप उसको करके रख लीजिए। फिर आपको बताते हैं कि वर्तमान में बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहां पे केयर को अभी ऐसा कंपलसरी नहीं किया है कि केयर में ही होगा, बाकी एक्सेप्टेंस जारी है। लेकिन कब तक ये जारी रहेगी ये बिल्कुल नहीं पता है, कभी भी ये बंद हो सकती है। इसलिए आप लोगों को केयर या स्कोपस के क्वालिटी का पेपर लिखना सीखना चाहिए। तो जब आप उसे सीख लेंगे तो भविष्य में आपकी डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। कारण यह है कि भविष्य में क्वालिटी, और अगर यूजीसी ने इतनी सारी क्वालिटी उसमें सुधार के रखी हुई है तो भविष्य में यूजीसी और भी क्वालिटी को इंप्रूव करने का प्रयास करेगी। तो ऐसी स्थिति में आपको कोई समस्या ना हो, हमको कोई समस्या ना हो, तो इस चीज़ को आप कर सकते हैं। मेरे संपर्क में भी 2-4 जनरल्स हैं। अगर आप लोगों को फिर भी कोई दिक्कत आती है कि आपको पेपर पब्लिश करने में कोई दिक्कत हो रही है तो आप लोग डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं मेरे से। ईमेल मैंने आपको बता ही दिया है, आपको सबको पता है कि ईमेल क्या है। आप उससे मेरे पास पेपर भेज सकते हैं या मेरे से कांटेक्ट नंबर ले सकते हैं उन जनरल्स का, और उसमें आप आराम से कांटेक्ट करके पेपर पब्लिश करा सकते हैं। आपका काम आसानी से हो जाएगा। और इसमें कोई भी चीज़ें मैंने मिस गाइड के रूप में नहीं दी हैं, जो एकदम ऑथेंटिक है वही सारी चीज़ें आप लोगों को मैं इस जनरल वाले मैटर में बताया हूँ। तो और भी इस तरीके के कोई प्रश्न आपके मन में उठते हैं तो आप लोग बिल्कुल पूछिएगा, मैं उसको बताऊंगा। सब कुछ रिसर्च पेपर के संदर्भ में जो चीज़ें हैं उसको मैंने आप लोगों को बताने की इस वीडियो में कोशिश की है। अगर कोई प्रश्न फिर भी छूट गया है तो आप लोग जरूर पूछिएगा, मैं उसको जरूर बताऊंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।